हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेम की आपकी फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उसके कुछ डाउट्स आ रहे थे आप में से कुछ स्टूडेंट्स के, तो उनको क्लियर करेंगे। आप सभी को पता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो गए हैं, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और कुछ के अभी तक नहीं हुए हैं, कुछ के चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अभी तक चल रहे हैं तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिए, इस एग्जांपल को बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। तो जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी 2 बुक्स थी फर्स्ट सेम में। फर्स्ट बुक थी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड बुक थी इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें फर्स्ट बुक थी आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड उसमें चैप्टर 1 था सिक्वेंसेस। तो सिक्वेंसेस से मोस्टली आपके कमेंट आते हैं कि मैम इसका एग्जाम्पल नंबर ये वाला समझा दीजिए, ये वाला बता दीजिए। तो मैंने आपसे मोस्टली बोला है कि अब आपके जैसे कि आपको पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप मेनली उन एग्जाम्पल्स पर फोकस कीजिए जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कभी ना कभी। सो बात करें चैप्टर सिक्वेंस की, इसमें आपको कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं। देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है एक तो आपका एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एक है आपका एग्जाम्पल नंबर 15। इन दोनों को आप अच्छे से कर लीजिए। इससे अलग जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं ज़रूरी नहीं है उनको आप डेफिनेशन से करो, उनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में कराया हुआ है। ठीक है, बाकी एग्जांपल नंबर 14 वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस छोड़ देना, ये नहीं आएंगे। तो बात करें एग्जांपल नंबर 13 की, क्या कहा इसमें आपसे, शो दैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाय एस एन इज इक्वल्स टू दिस कन्वर्जेस। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि जो सीक्वेंस है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए आपको क्या शो करके दिखाना होगा, यहाँ पे वी हैव एस एन प्लस वन माइनस एस एन प्लस वन। पहले ये वाली सीक्वेंस निकालनी पड़ेगी, तो इसमें n के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, n प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए ये Sn सीक्वेंस है, इसमें जब आप n के प्लेस पे n प्लस वन पुट करोगे तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी, n प्लस टू, फिर हो जाएगा n प्लस थ्री, और इसी टाइप से टर्म चलती रहेंगी। तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 2n प्लस टू आ जाएगा। सो Sn प्लस वन की वैल्यू ये आ गई, माइनस साइन एज इट इज, और Sn आपको गिवन है। इन दोनों टर्म्स को आप सॉल्व करोगे, जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि माइनस 1/n प्लस टू से ये प्लस का 1/n प्लस टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इससे आगे जो टर्म्स आएंगी 1/n प्लस थ्री, ये प्लस का रहेगा, और इसमें क्या आएगा, माइनस के 1/n प्लस थ्री। तो सभी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होती चली जाएंगी जब आप इनको ओपन करोगे। तो लास्ट में आपके टर्म्स क्या बचेंगे, इसमें से बचेगा 1/2n प्लस वन प्लस 1/2n प्लस टू, और इस वाली में से सीक्वेंस में से बचेगा माइनस के 1/n प्लस वन। क्यों, क्योंकि इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है, 1/n प्लस टू से, और ये क्या है, इससे छोटा है, तो ये कैसा आएगा आपका, एज इट इज आ जाएगा। जब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो 1/2n प्लस वन तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों टर्म्स को आप आपस में सॉल्व करोगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस टाइप से आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका ये वाली टर्म आ जाएगी। इसमें अगर आप n की सभी वैल्यूज के लिए देखो तो अगर आप n के प्लेस पे 1 भी पुट करते हो तो 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 1/3 माइनस 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी, चाहे आप n के प्लेस पे, n किसको बिलोंग करता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स को, तो n के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला जो आपकी इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पे सभी वैल्यूज कैसी आएंगी, 0 से बड़ी आएंगी। किसके लिए, फॉर ऑल n के सभी मानों के लिए ये वाली जो वैल्यू आएगी 0 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सीक्वेंस है Sn वो कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो नाउ अगर आप मॉडुलस निकालते हो Sn का, तो आपको पता है ये पॉजिटिव आया तो Sn किसके इक्वल आएगा, जो भी सीक्वेंस आपको गिवन है, और ये सीक्वेंस लेस देन होगी किससे, अगर आप n के प्लेस पे क्या रखते हो, जैसे यहाँ पे 1/n प्लस वन, n प्लस टू वगैरह दे रखा है, तो n प्लस n के प्लेस पे अगर आप ओनली 1/n पुट करते हो, कहाँ तक जा रही है टर्म्स, n टर्म्स तक जा रही हैं। सो n इंटू 1/n कितना हो जाएगा आपका 1। सो मॉडुलस ऑफ Sn क्या आएगा, लेस देन 1 फॉर ऑल n के सभी मानों के लिए जो मॉडुलस ऑफ Sn है वो कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि Sn की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सो हैंस द सीक्वेंस Sn कैसी हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। सो अगर Sn कैसी एक बाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी। सो लास्ट में लिखा है हैंस इट कन्वर्जेस।
तो इसी के साथ में आपका एग्जाम्पल नंबर 13 तो कंप्लीट होता है। बात करें एग्जाम्पल नंबर 15 की, तो एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कहा है, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n टू द होल पावर n एग्जिस्ट्स एंड लाइज बिटवीन 2 and 3। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि ये जो टर्म आपको दे रखी है इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है और लाई कर रही है किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। तो हेयर एस एन किसके इक्वल है, 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n। ये आपको सीक्वेंस गिवन है, तो ऑब्वियसली S1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ध्यान से समझिए, अगर Sn आपको ये दिया हुआ है और आपको S1 की वैल्यू निकालनी है तो n के प्लेस पे जब आप 1 पुट करोगे तो 1 + 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1, और जब आप 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 ही होती है, तो ऑब्वियसली S1 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। ये आप कह सकते हो क्योंकि अगर आप n के प्लेस पे 1 रखते हो तो कितना आ रही है सीक्वेंस आपकी, 2 आ रही है निकल के सॉल्व करके। सो बाय द बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम आपको पता है किस लिए अप्लाई होती है, अगर आपको फंक्शन किस फॉर्म में दे रखा है, 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, या किसी की भी टर्म की होल पावर n दी हुई है, a + b की होल पावर n, तो उसमें क्या लगा सकते हो आप, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, जो कि इन्होंने यहाँ पे की हुई है। सो Sn किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + n × 1 अपॉन n, ये x की वैल्यू होती है, तो आपकी बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 + n × x, और x की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन n प्लस फिर होता है n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x²। x के प्लेस पे 1 अपॉन n है तो इसका स्क्वायर, और इसी टाइप से आपकी ये सभी टर्म्स इंक्रीज होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 आपका ऑलरेडी है, n से n कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 1 + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 1 अपॉन n²। इन टर्म को जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे देखिए n से एक n कैंसिल आउट, n बचेगा। सो n अपॉन n तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन n, और 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर लिख लिया। सेम इसी तरीके से आपका n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n² बचेगा, n² से इन टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला टर्म आ जाएंगी, ठीक है। और लास्ट तक आप इनको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी। सिमिलरली ये किसकी वैल्यू फाइंड की हमने, Sn की वैल्यू फाइंड की। इसी में अगर हमें Sn + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, हम n के प्लेस पे n + 1 पुट कर देंगे। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है फर्स्ट, इसमें आप n के प्लेस पे n + 1 पुट करोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये आ जाएगी। इसके बाद में अगर हम कंपैरिजन करें Sn + 1 और Sn की, तो ये वाली जो आपकी सीक्वेंस आई Sn + 1, ये क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, Sn से। क्यों, क्योंकि इसमें हम वैल्यू किसकी ले रहे हैं, n + 1 की। तो इन्होंने यहाँ पे इसीलिए ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है कि Sn + 1 की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन होंगी किससे, Sn से। और यहाँ पे Sn की जो भी इक्वेशन आई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट में लाइन क्या है, ईच टर्म ऑन द RHS ऑफ Sn + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू the corresponding terms on the RHS of Sn, and moreover the number of terms in the expansion of Sn + 1 is n + 2, in a sense one more than the number of terms n + 1 in the expansion of Sn। यानी कि जो भी आपकी टर्म आएंगी Sn + 1 की साइड के जितने भी आपके एलिमेंट्स रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, ग्रेटर देन रहेंगे या फिर इक्वल्स टू रहेंगे किससे, Sn से। सो इसीलिए Sn + 1 क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा Sn से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जहाँ पर n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। हैंस द सीक्वेंस Sn कैसी है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी सीक्वेंस कैसी जाए, सीक्वेंस में जो आपका Sn है वो लेस देन हो किससे, Sn + 1 से, सभी n के लिए। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और n की सभी वैल्यूज के लिए अगर Sn + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन Sn है तो उस कंडीशन में आपकी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगी। सो इसीलिए Sn क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू S1 होगा, और S1 किसके इक्वल था, हमारा 2 के इक्वल था। तो Sn भी क्या होगा हमारा 2 से, या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, किसके लिए, n की सभी वैल्यूज के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी सी दैट, इक्वेशन फर्स्ट आपको गिवन है तो उससे आपकी ये वाली टर्म आ जाएंगी। जब आप इनका फैक्टोरियल ओपन करोगे उसके बाद में सॉल्व करोगे तो जो ये वाली वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, 3 के इक्वल आएगी। और यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना था कि जो आपकी सीक्वेंस है Sn, उसकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो किसके बीच में लाई कर रही है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, थोड़ा लेंथी था, बायनोमियल थ्योरम वगैरह अप्लाई कर दी तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी इससे
से अलग जो भी एग्जाम्पल्स हैं ज़रूरी नहीं है आप डेफिनेशन से करो, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेना, उसी टाइप के आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। ये इस टाइप के आपके एग्जाम्पल आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए उसके बाद में चैप्टर सेकंड है आपका फर्स्ट बुक में इनफाइनाइट सीरीज, तो उसका एक बार एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या कहा है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। आपको इस सीरीज के कन्वर्जेंस की टेस्ट करनी है कि ये कन्वर्जेंस है सीरीज या फिर डाइवर्जेंट है। तो आपने एक टेस्ट पढ़ा होगा इसमें कंपैरिजन टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट में आपको क्या फाइंड करना होता है, लिमिट un अपॉन vn की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि वो आपकी फाइनाइट आ रही है या फिर नॉन जीरो आ रही है या फिर इनफाइनाइट आ रही है, क्या आ रही है। उसके अलावा एक ऑक्सिलरी सीरीज पड़ी होगी जिसमें से कि आपको p की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि वो लेस देन आ रही है 1 से या फिर ग्रेटर देन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्रूफ करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, हियर un की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपकी सीरीज चल रही है किस फॉर्म में चल रही है, n+1। क्यों, n किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को, तो n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 की पावर p, यानी कि ये वाली फॉर्म बनेगी। अगर 2 पुट करोगे तो 2 and 1 3 और 2 की पावर p, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। प्लस इसमें अगर आप n के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, 4 पुट करोगे ये वाली। तो इससे हमने un सीरीज निकाल दी, इसकी कितनी आई, ये वाली सीक्वेंस आ गई। सो नाउ अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इससे एक vn की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो vn सीरीज क्या निकालते हैं हम, जो भी आपकी nth टर्म होती है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसको लिखते हैं। तो अगर आप न्यूमरेटर की बात करो तो न्यूमरेटर में क्या है, n है, n कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में कितना है n टू द पावर p। इसको सॉल्व करा, ये वाला n ऊपर प्लस का है, मतलब n की पावर यहाँ पे 1 है, नीचे जाएगी -1 हो जाएगी। बेस सेम रहेंगे तो पावर्स ऐड हो रही हैं ऐड हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, तो p -1 हो जाएगी यहाँ पे पावर। अब कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू की फाइंड करनी पड़ेगी, लिमिट un अपॉन vn की। तो सेम वही किया, लिमिट un अपॉन vn, un की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, और अपॉन में vn कितना है, ये है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n टू द पावर p -1 मल्टीप्लाई में हो गया, n टू द पावर p से n टू द पावर p कैंसिल आउट, इनटू में बचेगा n टू द पावर -1, जिसको आप अपॉन में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 1/n। n से डिवाइड करोगे तो n से n को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और प्लस के 1/n आ जाएगा। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो 1/∞ 0, और 1 में 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट un अपॉन vn की वैल्यू कितनी आई 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, जो कि कैसी है, फाइनाइट और नॉन जीरो है। सो हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड सिग्मा vn कैसे हैं, आइदर बहुत कन्वर्जेंट और बहुत डाइवर्जेंट। चूंकि आपकी जो लिमिट आई है वो फाइनाइट और नॉन जीरो आई है, इसका मतलब un और vn कैसे हो सकते हैं, दोनों कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं या फिर दोनों डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा किस पे, ऑक्सिलरी सीरीज के अकॉर्डिंग। बट द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1/n टू द पावर p -1। यहाँ पे आपको vn की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/n टू द पावर p -1, यही तो फाइंड किए। इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी किस कंडीशन में, यदि p की पावर p -1 जो आपके n की पावर होती है उसी को ही तो देखते हैं हम कि वो हमारी 1 से ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, दो ही तो कंडीशन होंगी कि भाई अगर वो ग्रेटर देन है तो कन्वर्जेंट होगी और अगर लेस देन है तो डाइवर्जेंट होगी। तो ये कन्वर्जेंट होगी आपकी सीरीज किस कंडीशन में, यदि पावर कितनी है p -1, ये 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे -1 है, दोनों साइड क्या कर दोगे आप +1 कर दोगे, इधर भी +1 कर दोगे, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इधर कितना हो जाएगा 2। यानी कि अगर p कैसा है, ग्रेटर देन 2 है, तो इस कंडीशन में तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और डाइवर्जेंट होगी किस कंडीशन में, अगर p -1 कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू है 1 से। इसका मतलब क्या है कि इधर की साइड भी आप +1 करोगे और इधर की साइड भी +1, तो +1 -1 कैंसिल आउट, इधर कितना हो जाएगा 2। यानी कि अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, और ग्रेटर देन 2 है तो कन्वर्जेंट होगी। सो लास्ट में लिख देंगे हैंस द गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 2 एंड डाइवर्जेंट होगी कब, अगर p इज लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो इसे किससे किया हमने, कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। इजी सा है, un की वैल्यू आप निकालोगे, फिर vn की वैल्यू निकालोगे, लिमिट un अपॉन vn की वैल्यू फाइंड करोगे, फाइनाइट और नॉन जीरो आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ऑक्सिलरी सीरीज आपकी क्या आ रही है। तो उन दोनों के कंपैरिजन जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, और है तो किन पॉइंट्स पर है, ठीक है।
इसके बाद में 12th क्वेश्चन देखिए क्या है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपका रोहिलखंड में आया हुआ है 2018 में और कानपुर में आया हुआ है 2015 में। यो क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर्स में से आपका आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल्स। तो जितने भी इसके पार्ट हैं इसे वाले एग्जाम्पल के तो देख लिए ना सभी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1 upon n to the power a plus b upon n। इसको भी किससे ही करोगे आप, कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कर लोगे। यू एन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1 upon n to the power a plus b upon n। सो इसको सॉल्व करोगे आप लिख सकते हो इसको n to the power a into n to the power b upon n, इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ से हमें वी एन की वैल्यू निकालनी है तो वी एन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 upon n to the power a के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ कंपैरिजन टेस्ट में हमें क्या फाइंड करना होता है, लिमिट यू एन अपॉन वी एन। सो लिमिट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे, सो लिमिट यू एन कितना निकल के आया था, 1 upon n to the power a इंटू n to the power b अपॉन n, और वी एन कितना है 1 upon n to the power a। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये n to the power a कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, n to the power n से n to the power a कैंसिल आउट हो जाएगा तो टर्म बचेगी लिमिट 1 upon n to the power b अपॉन n। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, n की पावर 1 अपॉन n की होल पावर b, इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, 1 अपॉन 1 टू की होल पावर b के इक्वल। तो किसी की भी ये कांस्टेंट टर्म है b, तो इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। और 1 कैसा है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, तो इसलिए आप कह सकते हो क्या कि अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो है तो इसका मतलब कि आपकी जो सीरीज आएगी यानी कि ऑक्सिलरी सीरीज जो आप फाइंड आउट करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो सीरीज है यू एन वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सो वी नो दैट सिग्मा वी एन इज इक्वल्स टू, सिग्मा वी एन की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, 1 अपॉन n टू द पावर a। सो ये कन्वर्जेंट होगा किन किन कंडीशंस में, ऑक्सिलरी सीरीज क्या कहते हैं कि n की पावर जो p होती है उस पर डिपेंड करता है, तो p के प्लेस पे कितना है a। सो अगर a क्या है ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। So hence by comparison test the given series sigma un is convergent if a is greater than 1, और divergent कब होगी, अगर a की वैल्यू क्या होगी, less than equals to 1 होगी। इसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, un आपको गिवन है 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ से अगर आप 3 की पावर n कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस 2 अपॉन 3, और 2 अपॉन 3 की क्या हो जाएगी, होल पावर n हो जाएगी। ये इन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया, कभी आप सोचो कि यहाँ पे तो 3 था, ये यहाँ पे कैसे आ गया, इन्होंने 2 की पावर n को बाद में लिख लिया और 3 की पावर n को पहले लिख लिया, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखिए वी एन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर n। सो वी नो दैट सिग्मा वी एन कितना है, सिग्मा वी एन की वैल्यू अभी फाइंड की 1 अपॉन 3 की पावर n इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1 अपॉन 3, और 1 अपॉन 3 क्या है, लेस देन 1 है। क्या कहा है इन्होंने यहाँ पे, ये कैसी है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है क्योंकि 3 की पावर n आ रही है। सो इसका अगर कॉमन रेशियो निकालो तो कितना आएगा, 1 अपॉन 3 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को, तो n के प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 अपॉन 3, 2 पुट करोगे तो 3 3 9, इस टाइप से इसका मल्टीपल ही आता रहेगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जितना भी मल्टीपल होगा तो उसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन 3 ही होगा, और 1 अपॉन 3 कैसा होता है, लेस देन 1 है। सो इसीलिए ये जो सीरीज है ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब क्या कर लेते हैं, एक बार फाइंड भी कर लेते हैं किसको, लिमिट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू को, क्योंकि ऑक्सिलरी सीरीज तो कैसी आ गई हमारी, कन्वर्जेंट आ गई, तो ये क्या होना चाहिए हमारा, फाइनाइट और नॉन जीरो होना चाहिए। सो यू एन अपॉन वी एन, यू एन की वैल्यू ये वाली थी और वी एन कितना आया था हमारा, 1 अपॉन 3 की पावर n। तो 3 की पावर n जो था वो आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा और उससे वो जो हमने बाहर कॉमन लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी ये वाली टर्म बचेगी। इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे सो आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि कैसा है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है। सो हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट जो सीरीज होगी वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि लिमिट यू एन अपॉन वी एन कैसी आ रही है, आपकी फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ रहा है, और ऑक्सिलरी सीरीज कैसी आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी सीरीज सिग्मा यू एन है वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला एग्जाम्पल भी। उसके बाद में इसी चैप्टर का
आपका एग्जाम्पल नंबर 24 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, इनको देख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या कहा है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज हुज nth टर्म इज। आपको nth टर्म गिवन है, कन्वर्जेंस के लिए आपको टेस्ट करना है, बताना है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, un आपको दिया हुआ है। सो इससे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे आप। सॉल्व कैसे करोगे, x की पावर -n है, इसको आप अपॉन में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/x की पावर n। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x की पावर 2n + 1, और अपॉन में जो x की पावर n रहेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, un की। हमें क्या निकालना पड़ेगा, un + 1। किससे करेंगे हम इसको सॉल्व, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो un + 1 कैसे फाइंड करेंगे, n के प्लेस पे n + 1 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में भी। सो n + 1 पुट करोगे, टर्म हो जाएगी x की पावर n + 1/x² इंटू n + 1 + 1। तो अब हमें क्या करना होता है, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में un/un + 1 की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। सो un/un + 1, un की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इंटू कितना आ जाएगा, un + 1, यानी कि ये वाली टर्म अपोजिट हो जाएंगी। सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो नाउ un/un + 1 कैन बी फाउंड ओनली इफ वी नो दैट। आप इसको किस कंडीशन में फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि जो इसकी लिमिट फाइंड करोगे आप, लिमिट un/un + 1, उसके लिए 2 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर x की वैल्यू <1 हो, और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर x की वैल्यू <1 हो। तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलिए कि अगर x कैसा हो, <1 हो। सो इस कंडीशन में अगर लिमिट un/un + 1 की वैल्यू निकालते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर x कैसा है, <1 है, सो इस कंडीशन में लिमिट x की पावर 2n + 2 और लिमिट x की पावर 2n किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल होगा तो इनके प्लेस पे जब आप 0 पुट करोगे तो 0 में 1 ऐड करोगे, 1 ही रहेगा, और 1/1 कितना होता है, 1। 1 की मल्टीप्लाई 1/x में करोगे तो 1/x ही आएगा। लेकिन अगर आपकी x की वैल्यू क्या है, <1 है, तो इस कंडीशन में 1/x क्या होगा, <1 होगा। और अगर 1/x की वैल्यू <1 है, सो लिमिट un/un + 1 भी कैसा आएगा, <1 आएगा। सो रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि जो सीरीज है ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। किसमें, इस केस में कि अगर x क्या हो, <1 हो। सेकंड केस क्या लेके चलेंगे कि अगर x की वैल्यू <1 है, तो उस कंडीशन में आप लिमिट फाइंड करोगे un/un + 1 की वैल्यूज पुट करोगे। तो ध्यान रखना, अगर x क्या है, <1 है, तो इस कंडीशन में 1/x की पावर 2n + 2 और 1/x की पावर 2n कैसा होगा, 0 के इक्वल होगा। तो उनके प्लेस पे जब आप 0 पुट करोगे सॉल्व करके, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, ओनली x। तो अगर x की वैल्यू कैसी है, <1 है, सो इस कंडीशन में लिमिट un/un + 1 किसके इक्वल आई, x के, जो कि कैसी है आपकी 1 से बड़ी है। सो कन्वर्जेंट होगी इस केस में भी, यानी कि दोनों केसेस में आपकी जो सीरीज है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसका दूसरा पार्ट भी सेम इसी की तरह सोल्व होगा, तो उसको भी सेम इसी की तरह देख लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका चैप्टर है मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ x = 2 + x - 1 to the whole power 2/3 इन द इंटरवल 0, 2। यानी कि आपको रोलेस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी के बारे में आपको बताना है कि जो फंक्शन ऑफ x गिवन है इसके लिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। सो सॉल्यूशन में क्या कहा है, वी हैव फंक्शन ऑफ x = 2 + x - 1 की होल पावर 2/3, ये आपको गिवन है। सो इसके लिए आप पॉइंट्स निकाल लोगे, जो आपको इंटरवल दे रखा है 0, 2। तो इस पे एक तो फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट करोगे और एक बार x के प्लेस पे 2 पुट करोगे, तो दोनों ही कंडीशंस में जो आपका फंक्शन है वो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1। -1 को आप लिख सकते हो -1 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और अगर आप x के प्लेस पे 2 पुट करते हो तो 2 - 1 कितना बचेगा, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि दोनों ही पॉइंट्स पर आपका फंक्शन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, विच शोज दैट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोलेस द थर्ड कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाई। यानी कि रोलेस की जो थर्ड कंडीशन है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई करेगी। जो आपका क्लोज इंटरवल है इसमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है।
Since function of x is an algebraic function of x, it is continuous in the closed interval 0, 2. Thus the first condition of Rolle's theorem is satisfied. यानी कि जैसे कि आपको पता है कि फंक्शन ऑफ x क्या है, एक algebraic फंक्शन है किसमें, x में. सो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0, 2 में. सो इसीलिए आपकी रोलेज की जो फर्स्ट कंडीशन है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, वो भी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है. तो इसी तरह से आपकी थर्ड और फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. इसके बाद में क्या है, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स का क्या कर दिया आपने, डिफ्रेंशिएशन कर दिया. तो जो भी वैल्यू आई इसमें आप क्या देखते हो कि 4x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर आप x की वैल्यू कितनी लेते हो, 1 लेते हो, तो उसके लिए एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा, नॉट फाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा. क्योंकि अगर आप x के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो 1 - 1 0 और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी. तो एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, वाइल x इज इक्वल्स टू 1 होगा. So x is equals to 1 is a point of the interval 0, 2, यानी कि जो आपको इंटरवल दे रखा था 0, 2 वाला, जहाँ पे x किसके बीच में लाई कर रहा था, 0 और 2 के बीच में. तो इसके लिए x इज इक्वल्स टू 1 कैसा है, इसका एक पॉइंट है, यानी कि जो इंटरवल आपको गिवन है 0, 2 उसी का ही तो एक पॉइंट है आपका x इज इक्वल्स टू 1. सो इसके लिए अगर आपका x इज इक्वल्स टू 1 पे कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है फंक्शन. सो जो आपकी सेकंड कंडीशन है रोलेज की, वो क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई नहीं हो रही. क्योंकि रोलेज थ्योरम कब सेटिस्फाई करती, कि अगर आपका फंक्शन कैसा होता, फाइनाइट होता उस इंटरवल में. तो इस कंडीशन में आपकी रोलेज थ्योरम क्या हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई. सो हैंस द रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल 0, 2. रोलेज थ्योरम के आपके 3 पार्ट्स थे, मतलब 3 रूल्स थे, और अगर तीनों में से कोई सा भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि थर्ड और फर्स्ट तो आपका अप्लाई हो गया, लेकिन जो आपका सेकंड कंडीशन थी वो क्या हुई, एप्लीकेबल नहीं हुई. इसलिए रोलेज थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल नहीं होगी इस फंक्शन के लिए जो कि आपको 0, 2 इंटरवल में गिवन है. उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेज थ्योरम इन द इंटरवल -1, 1 टू द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x. सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स आपको कितना गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स. तो पहले निकालेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है. तो अगर आप फंक्शन में एक्स के प्लेस पे -1 पुट करते हो तो -1 अगर मॉडुलस के अंदर है तो मॉडुलस से बाहर निकल के कितना आएगा, 1 ही आएगा. और फंक्शन में अगर एक्स के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो वो तो मॉडुलस से बाहर भी 1 ही रहेगा. यानी कि फंक्शन ऑफ -1 किसके इक्वल आ रहा है, फंक्शन ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है. So further the function of x is continuous throughout the closed interval -1, 1. तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो होगा किसमें, क्लोज इंटरवल में, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0. लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पे, x इज इक्वल्स टू 0 पर, विच इज़ द पॉइंट ऑफ द इंटरवल -1, 1. क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, यानी कि अगर आप x के प्लेस पे पहले तो 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा. तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर पाओगे. सो ये जो फंक्शन है अगर आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हो x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो इन्होंने क्या लाइन लिख दी कि ये कंटिन्यूस तो है इस इंटरवल में लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, x इज इक्वल्स टू 0 में, जहाँ पर 0 क्या है आपका पॉइंट है किसका, ओपन इंटरवल -1, 1 का. सो इसीलिए जो रोले की सेकेंड कंडीशन है वो क्या नहीं हो रही, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो हैंस द रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर. तो अगर इसकी सेकंड कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपकी रोलेज थ्योरम भी क्या होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी इस फंक्शन के लिए. तो बस इतना ही था इसमें. सो आई होप आपको दोनों एग्जांपल्स इसके क्लियर हो गए होंगे. देखिए बच्चों, इसके बाद में चैप्टर है आपका कर्वेचर फर्स्ट बुक में ही, तो उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है ये आपके सामने. तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, और उसके फॉर्मूले में हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, dy/dx एंड d2y/dx² की. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे. वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि e⁻x/a माइनस e⁻−x/a/2 किसके इक्वल होता है, कोज हाइपरबोलिक x/a के इक्वल होता है. सो इस अकॉर्डिंग इम्प्लाइज दैट y किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू कोज हाइपरबोलिक x/a के इक्वल आ जाएगा. इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में. ऑन डिफ्रेंशिएशन
इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी dy/dx इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है, कोस हाइपरबॉलिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए, और एक्स अपॉन ए का करोगे तो इनटू में कितना आ जाएगा 1/a, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए। एंड हमें क्या चाहिए, d²y/dx² की वैल्यू भी चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऑन अगेन डिफ्रेंशिएशन। सो यहाँ पे टर्म हो जाएगी d²y/dx² इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, कॉज हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए, और इनटू में कितना आ जाएगा 1/a आ जाएगा। सो नाउ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू चाहिए। तो रो किसके इक्वल होता है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर एंड कंप्लीट की होल पावर 3/2, और अपॉन में कितना होता है d²y/dx²। तो इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, 1 + dy/dx कितना आया, साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए, इसका स्क्वायर करना है तो टर्म आ जाएगी साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए एंड कंप्लीट की होल पावर 3/2, और अपॉन में d²y/dx² कितना आया 1/a इंटू कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए आ गया। ये 1 + साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए के। तो कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए का स्क्वायर एंड कंप्लीट की होल पावर कितनी चल रही है 3/2। ये 1/a ऊपर चला जाएगा तो इनटू में कितना हो जाएगा a, और अपॉन में कितना आ जाएगा कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, टर्म आ गई a कोस हाइपरबॉलिक क्यूब आ जाएगी एक्स अपॉन ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए। इससे इसकी एक पावर कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी आ गई ए कोस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ए कोस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए, आप इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखो तो कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, ओनली कोस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए की। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई अपॉन ए की, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो वाई अपॉन ए का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ए तो आपका इंटू में है ही, तो कितना हो जाएगी टर्म y²/a², ए से ए कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा y²/a आ जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इसी के साथ में आपका ये वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके सभी डाउट जो है वो मैंने कोशिश करी है कि क्लियर हो गए होंगे। बाकी जिनके जैसे कि अब सेकंड सेम में जितने भी डाउट्स वगैरह आपके आ रहे हैं उनकी आपको संडे में मिला करेगी डाउट क्लास। संडे में आपकी मॉर्निंग में डाउट क्लास हुआ करेगी और इवनिंग में आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी, ठीक है। सो इसी के साथ में वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके भी ये प्रॉब्लम्स हो उनके साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।